हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। पिछले टॉपिक्स में हमने रिएक्शन के जो क्लासिफिकेशन है और रिएक्शन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हमारे पास हमने जो बेसिक रिएक्शन ली है उसमें क्या था, रिएजेंट गिव्स इंटरमीडिएट विच गिव्स प्रोडक्ट। तो अगर हम इस कंडीशन को लेते हैं तो हमारी जो सेकेंड स्पीसीज़ है इंटरमीडिएट, ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। रिएजेंट के बारे में बात पहले कर चुके हैं, ठीक है। देन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन डिटरमाइन होता है, यानी कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन से कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, उसका ओरिएंटेशन, उसकी ज्योमेट्री, वो सब कुछ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट जो है वो एक ऐसी स्पीसीज़ है जो प्रोडक्ट का लेआउट बना देती है, ठीक है। अब इसके लिए हमें इंटरमीडिएट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हमने रिएजेंट पढ़ा, रिएजेंट के बाद हमारे पास जो इंटरमीडिएट जनरेट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिटरी स्पीसीज़, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट होते हैं, दीज आर द शॉर्ट लिव्ड ट्रांजिटरी स्पीसीज़, ठीक है, जो रिएजेंट को प्रोडक्ट में बदलने के दौरान बीच में बनती हैं, ठीक है। थोड़ा कम टाइम के लिए ये स्पीसीज़ जनरेट होती हैं, लेकिन इन स्पीसीज़ के जो अवेलेबिलिटी है, इन स्पीसीज़ का जो लाइफ स्पान है, इनकी हाफ लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का डिज़ाइन और प्रोडक्ट के बारे में कितना बनेगा, कितने परसेंट हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो अब हम इंटरमीडिएट्स के बारे में जो बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि रिएजेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, जब रिएजेंट किसी रिएक्शन में जाता है तो बीच में एक शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम टाइम के लिए, कभी कभी ज़्यादा टाइम के लिए भी रह जाते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज़ रहती है जिसको कि हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ये जनरली एक्टिव होती है, ठीक है, और इस स्पीसीज़ से ही प्रोडक्ट का जनरेशन होता है। जो इंटरमीडिएट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की ज्योमेट्री क्या बनेगी, ठीक है। सो अब हम बेसिकली हम इंटरमीडिएट में पढ़ते क्या है, इंटरमीडिएट में तो हम मेन उसका जो इंटरमीडिएट है उसकी ज्योमेट्री पढ़ते हैं कि वो कैसा है, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ते हैं उसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। एक तो जो इंटरमीडिएट है उसकी ज्योमेट्री क्या है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और दूसरी जो उसकी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जो है ये डिटरमाइन कराती है कि रिएक्शन कितने परसेंट प्रोडक्ट देगी या और कितने टाइम में देगी। स्टेबिलिटी, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगाएगा, या जिसका लाइफ स्पान ज़्यादा होगा, जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लगाएगा प्रोडक्ट देने में। सो रिएक्शन को कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसके लिए हमें इंटरमीडिएट की प्रॉपर स्टडी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरमीडिएट हमारे पास हैं कौन कौन से। सो बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दो तरह का बॉन्ड फिशन आया था, होमोलाइटिक और कर लेते हैं थोड़ा सा, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक, दो तरह का बॉन्ड फिशन हुआ था हमारे पास, ठीक है। तो होमोलाइटिक से हमेशा ही फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, हमेशा ही फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से इफ़ेक्ट होने का एग्जांपल है, ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। होमोलिटिक जो क्लीवेज है वो क्या जनरेट करते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है, दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। दूसरा जो हेट्रोलिटिक फिशन होता है उसमें इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं कार्बोनियम आयन एंड कार्बन आयन, ठीक है। कार्बन आयन जो है वो एनायन है कार्बन का, और कार्बोनियम आयन या फिर इसको हम कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक है, ये कैटायन है। तो एनी स्पीसीज विच हैज सी पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया कार्बोकैटायन। एनी स्पीसीज विच हैज सी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कार्बन, इसको हम कहते हैं कार्बन आयन, ठीक
ठीक है। फ्री रेडिकल इज अ न्यूट्रल टाइप ऑफ स्पीसीज जिसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज हम इन 3 स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और इंटरमीडिएट्स हैं जो हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, उन इंटरमीडिएट्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट से, फ्री रेडिकल से। ठीक है, फ्री रेडिकल सबसे पहला इंटरमीडिएट है हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? जो फ्री रेडिकल है वो एक ऐसी स्पीसीज है जो कि न्यूट्रल है, यानी अगर किसी रिएक्शन में कोई ऐसा इंटरमीडिएट जनरेट हो जाए जो चार्ज वाइज तो न्यूट्रल हो लेकिन उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। इस तरह की स्पीसीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो जनरेट होते हैं वो रिएक्शन को काफ़ी हद तक चेंज करने में कैपेबल होते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक, फ्री रेडिकल की जो प्रॉपर इसकी ज्योमेट्री है वो अभी तक अंडर स्टडी है, अभी तक प्रॉपरली नोन नहीं है। तो इसीलिए हम फ्री रेडिकल को हम कंसीडर करते हैं कि ज्योमेट्री जो है फ्री रेडिकल की वो या तो प्लेनर होगी या फिर होती है या फिर होगी पिरामिडल टाइप की। ठीक है, सो इस तरह की होगी इसकी ज्योमेट्री। ठीक है, जनरली जो पिरामिडल ज्योमेट्री होती है वो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड पिरामिड कह सकते हैं हम। ठीक है, प्लेनर होगी या फिर पिरामिडल होगी, दैट इज़ इन्वर्टेड पिरामिडल। ठीक है, दूसरी बात जो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन जो मिलता है फ्री रेडिकल में वो होता है sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, जो क्या कहते हैं प्लेनर ज्योमेट्री को सपोर्ट करता है। ठीक है, सब में नहीं कह सकते हम अभी, क्योंकि हाइब्रिडाइज अभी भी मैंने अभी कहा फ्री रेडिकल अभी भी अंडर स्टडी है। ठीक है, इसके अलावा जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, ये डिपेंड करती है कि कोई फ्री रेडिकल कितना लंबा टाइम तक जीवित रह सकता है और किस तरह से। अभी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो सिमिलर टू कार्बोकेटायन ही होती है। ठीक है, और इसकी जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया उसमें क्या होता है, बेंजाइल इज ग्रेटर देन एल्काइल, दिस इज अ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, इज ग्रेटर देन टर्शियरी कार्बन, is greater than secondary carbon, is greater than primary carbon, is greater than methyl group, is greater than vinyl group। ठीक है, ये इसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर कोई फ्री रेडिकल है जो बेंजाइल फ्री रेडिकल अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो बेंजाइल फ्री रेडिकल ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टेबल रहेगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था थोड़ा सा कि फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए ए और बी जो भी बॉन्डेड स्पीसीज़ हैं, जो बॉन्ड तोड़ना है उस बॉन्ड के राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों की जो स्पीसीज़ हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑलमोस्ट इक्वलेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ऐसा बॉन्ड जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट हो, सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो, वो बॉन्ड फ्री रेडिकल क्रिएट करता है। जैसे Cl2 मैंने आपको बताया था, Cl अगर यूवी रेज से जो है बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है, Cl के 2 फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ठीक है, जितने भी होमो एटम हैं जैसे H2O2, जितने भी होमो एटम है वो सब क्या क्रिएट करेंगे, वो सब क्रिएट करते हैं फ्री रेडिकल। इसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं दोनों साइड्स पे, यानी कि CH3 और CH3 के बीच वाला जो बॉन्ड है, जो CC बॉन्ड है, ये
होमोलिटिकली क्लीव होगा। इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं, आप इस तरह के कंपाउंड्स की प्रेजेंस में आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं इसके। ठीक है, जो हमारा सेकंड है इसमें, दैट इज़ द कार्बनायन। कार्बनायन नहीं, पहले हम करेंगे कार्बोनियम आयन, या फिर हम इसको कहते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज़ अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट में इस तरह की स्पीसीज़ जनरेट हो जाती हैं जिनकी सी पॉजिटिव है ना, जिनके अंदर सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इस तरह की स्पीसीज़ जो है वो कार्बोकेटायन कहलाती हैं। ठीक है, जब सी के साथ कोई बॉन्ड एक्स, ठीक है, प्रेजेंट हो, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज कौन सा होगा, हेट्रोलिटिक। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है और अगर सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एक्स से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की कम है एक्स से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव होगा और इस बॉन्ड का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, दैट इट विल गिव सी पॉजिटिव विद द 3 बॉन्ड्स एंड एक्स नेगेटिव विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये वाला जो फिशन हुआ, इसमें हमारे पास जो स्पीसीज़ जनरेट हुई हैं दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जब कोई ऑर्गेनिक स्पीसीज़ पॉजिटिव चार्ज के साथ डेवलप होती है, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, या कार्बोनियम आयन। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से डेवलप होने वाली स्पीसीज़ है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से डेवलप होने वाली स्पीसीज़ है कार्बोकेटायन कहते हैं, जो इससे जनरेट होता है। ठीक है, अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है कई फैक्टर्स की, कार्बोकेटायन एक बहुत लंबा टॉपिक है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटायन की ही है, तो इसीलिए इसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे इन और फर्दर वीडियोस। लेकिन एट टाइम हम अभी एक आउटलाइन दे देते हैं कि कार्बोनियम आयन की बेसिकली जो स्टेबिलिटी है वो क्या है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि हमने अभी ऊपर भी लिखा था, ठीक है, तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, सिमिलर टू फ्री रेडिकल जैसा भी था, बेंजाइल, ठीक है, देन एलाइल, देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। ठीक है, ये हमारा इसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होगा कार्बोनियम आयन का। और साथ में हम इसकी ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। ज्योमेट्री जो है वो इसकी sp2 होगी। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। सो दिस इज़ अबाउट द कार्बोकेटायन। ठीक है, अब कार्बोकेटायन में सीधी बात है कि जब टर्शरी मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो सेकेंडरी या प्राइमरी होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। फर्दर वीडियोस में जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे 1 बाय 1 नेम रिएक्शंस का, तब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द थर्ड वन इंटरमीडिएट स्पीसीज आज की, दैट इज़ कार्बनायंस। कार्बनायंस जो है वो स्पीसीज़ हैं, ये भी हेट्रोलिटिक फिशन से ही जनरेट होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिशन से जनरेट होती हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये वो स्पीसीज़ हैं जिनमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है विद 3 बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज विद 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हेट्रोलिटिक फिशन से अगर इस तरह की स्पीसीज जनरेट होती है तो हम उसको कहते हैं कार्बनायन। ठीक है, अब कार्बनायन में यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसकी ज्योमेट्री होगी। अब आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि इसके पास 8 के 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, दैट इज़
टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी जो कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट कार्बोकैटायन से उल्टी होती है, ठीक है। जो स्टेबिलिटी कार्बन आयंस की होगी, सॉरी कार्बोकैटायंस की होगी, उससे उल्टी जो ज्योमेट्री है, जो स्टेबिलिटी है वो कार्बन आयन की होगी, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेंजाइल की तो ज़्यादा ही रहेगी, ऑब्वियसली बेंजाइल तो पहले ही रहेगा, क्योंकि बेंजाइल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। बेंजाइल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन इसके बाद प्राइमरी इज़ द मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी एंड देन लीस्ट स्टेबल इज टर्शियरी, ठीक है। अब ये जो इफ़ेक्ट है ये क्यों डेवलप हुआ, इसके लिए हम डिटेल्ड जो वीडियो है वो अपनी स्टडी ऑफ कार्बोकैनायन एंड कार्बोकैटायंस इस वाले वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। 3 हमने फ्री रेडिकल कार्बन आयन और कार्बोकैटायन पढ़ लिए हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बाकी के कुछ अलग टाइप के इंटरमीडिएट जो बहुत सारी अलग अलग रिएक्शन में डेवलप होते हैं, जैसे नाइट्रीन्स, कार्बीन्स, बेंजाइन्स, ठीक है। ये भी कुछ रिएक्शंस में डेवलप होते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन होती हैं वो होती हैं कार्बोकैटायंस की, उसके बाद फ्री रेडिकल और कार्बन आयंस, ठीक है। हम रिएक्शन मैकेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय।